नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए भारतीय संविधान का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें से पहले भाग का स्टडी करेंगे और जो पहला भाग है उसका जो डिटेल्स इसमें दिया गया है वो दिया जाएगा। इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी और साथ में भारत में राज्यों का जो घटनाक्रम है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा, पूरा व्याख्या करके बताया जाएगा। और ये भारतीय संविधान का चौथा वीडियो है। साथियों, एक वीडियो मैं रोज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, पूरा संविधान कवर हो जाएगा। और साथियों, जो लोग नए आए हैं चैनल पर या पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो साथियों, संविधान का जो भाग एक है उसमें अनुच्छेदों की संख्या है वो 4 है। 1 से 4 तक के अनुच्छेदों का विवरण भाग 1 में दिया गया है। तो साथियों चलते हैं, भाग 1 में क्या कहा गया है पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है और भारत का जो नाम दिया गया है यहाँ भारत और इंडिया 2 नामों से यहाँ पुकारा गया है। साथियों, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, लेकिन साथ में इसमें 2 बातें निहित होंगी। ये बात कही गई है कि ये 2 बातें निहित होंगी कि नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात यह कहना ये चाह रहे हैं कि भारतीय संघ में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन 28 राज्यों और 8 संघ के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में ऐसा कोई समझौता करके भारतीय संघ नहीं बनाया गया है। ये जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य जो है भारतीय संघ की एक इकाई है और ये कि समझौते से नहीं बने, ये प्रशासन की सुविधा के आधार पे इनका निर्माण किया गया है। साथ में नंबर 2 पे ये कहा गया है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो किसी भी कीमत पर भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, अपने आप को अलग भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है ऐसे राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। साथियों, पूरा कवर करके पढ़ा रहा हूँ आपको वीडियो में, तो साथियों आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और एक बढ़िया सा नोट्स अपना बना सकते हैं। आप लगातार लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, जो है आने वाली सही प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अनुच्छेद 2 के तहत साथियों नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित है और ऐसे राज्यों के गठन से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। अर्थात ऐसी कोई भूमि जो भारतीय संघ का हिस्सा अभी नहीं है वर्तमान में और उसे भारतीय संघ में शामिल किया जा रहा है, तो यह प्रावधान अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ सिक्किम को लिया गया है। सिक्किम पूर्व में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। इसे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा भारतीय संघ में राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। साथियों, सिक्किम के संबंध में 2 संविधान संशोधन हुए हैं, 35वां और 36वां। तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का सहयुक्त या सहबद्ध राज्य बनाया गया था, जबकि 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। तो साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अगर कोई भूमि जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और उसे भारतीय संघ में राज्य के रूप में प्रवेश कराना है या नए राज्य की स्थापना के रूप में उसे भारत में शामिल करना है, तो यह काम संसद विधि द्वारा कर सकती है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 2 के बारे में जैसे बताया कि जो भूमि भारत का हिस्सा नहीं है उसके बारे में है, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 3 में ये कहा जा रहा है वर्तमान राज्य जो हैं हमारे भारतीय संघ में, उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित है। ठीक, तो इसमें भी संसद को अधिकार दिया गया है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। साथियों, हमारा वर्तमान जो भारत है उस भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा को काट के या 2 या अधिक राज्यों की सीमाओं में से कुछ क्षेत्र निकाल के नए राज्य का निर्माण करना है, तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 3 के तहत हो सकती है और यह कार्य भी संसद को ही दिया गया है। संसद इस कार्य को विधि बनाकर कर सकती है।
साथ में और आगे कहा गया है, इसके अलावा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, राज्यों की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। साथ में इसके लिए भी कह दिया है, दो बातें प्रमुख हैं। दो बातें कौन कौन सी प्रमुख हैं? नंबर एक, परिवर्तन के लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। साथियों, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन या क्षेत्रों को घटाना या बढ़ाना है, इसके लिए कोई भी अध्यादेश जो आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और साथ में आगे नंबर 2 पे कहा गया है, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। हालांकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक प्रोसेस है साथियों कि कोई ऐसा अध्यादेश है जो या किसी राज्य के बारे में जो सीमा परिवर्तन करना है या क्षेत्र को घटाना बढ़ाना है, तो पहले उस राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा और उस राज्य विधानमंडल के मत को जानने का अधिकार है। और लेकिन साथ में ये भी कह दिया है, उस राज्य के विधानमंडल चाहे कोई भी मत अपना पेश कर दे, उस मत को मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। चौथा अनुच्छेद है साथियों, जिसमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा किए गए जो परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। 4 अनुच्छेद हैं साथियों। 4 अनुच्छेद के बाद अब हम चलते हैं आगे। इसमें पहले समझते हैं संघ का राज्य क्षेत्र क्या है। भारतीय संघ जो है वो उसका राज्य क्षेत्र क्या है? तो साथियों, इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है और इस संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र है। इसके साथ ही अब हमें देखना है कि भारत में राज्यों का घटनाक्रम क्या है। भारत में जो अभी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका क्या घटनाक्रम है, ये कौन से राज्य कब कब आए हैं। तो साथियों, इसका जो हिस्ट्री है वो चलते हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। साथियों, बात यह है कि जब यहाँ ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी, उस समय यहाँ 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 ब्रिटिश प्रांत थे और साथ में यहाँ देशी रियासतें काम कर रही थी। तो देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, उन संबंधों की जांच करने के लिए 1927 में एक बटलर समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में और आगे बात चलती है तो भारत शासन अधिनियम 1947 में देशी रियासतों को स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय करने की छूट दे दी गई थी। साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ है तो आज़ादी से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत शासन अधिनियम 1947, ये असल में भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहत भारत की स्वतंत्रता हुई थी। और इसी एक्ट में देशी रियासतें जो भारत में थीं, 562 देशी रियासतें थीं, उन 562 देशी रियासतों के लिए ये कहा गया था कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में अपने आप को विलय कर सकती हैं। तत्कालीन भारत में 562 देशी रियासतें थीं और जिनमें से 559 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं, किंतु 3 देशी रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर किसी भी देश में अर्थात भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं हुई थीं। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुई थी। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में देशी रियासती विभाग के जो कार्यवाहक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके नेतृत्व में 1947 तक अधिकाधिक देशी रियासतों का विलय भारत में कर लिया गया था। जो राष्ट्रीय अस्थायी सरकार बनी हुई थी उसमें रियासती विभाग के जो कार्यवाहक थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे और उन्होंने अपने प्रयासों से 1947 तक 562 में से 559 देशी रियासतों को भारत में विलय करा दिया था। अब बची थी 3 रियासतें, हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर रियासत बची थी। तो इन 3 रियासतों के बारे में हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई कर ऑपरेशन पोलो चला दिया, पुलिस चढ़ा दी, पुलिस और सैनिक कार्रवाई कर दी, तो जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया था। यहाँ से मतलब पुलिस से है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। और जूनागढ़ में पटेल साहब ने जनमत संग्रह करा दिया और इन दोनों ही प्रक्रियाओं के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। अब रह गई बात कश्मीर की, तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में कश्मीर का विलय कर दिया।
इस प्रकार से जो 562 देशी रियासतें थीं वो सभी की सभी भारत में विलय हो गई। जब ये भारत में विलय हो जाती हैं, देश भी आज़ाद हो गया है, रियासतें भी विलय हो गई हैं, इसके बाद भारत में एक नई कहानी चलती है। दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। साथियों, अभी तक तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही थी भारतीयों की। अब जब आज़ाद हो गए हैं तो भाषा को लेकर आपस में खींचतान शुरू हो गई है और दक्षिण भारत में भाषा को लेकर नए नए राज्यों की गठन की मांग उठने लगी। चूँकि दक्षिण भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में तेलुगु भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं दक्षिण भारत में। तो उन भाषाओं को लेकर नए राज्यों के गठन की मांग उठने लगी और जब ये मांग उठने लगी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जज श्री एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन 27 नवंबर 1947 को किया। तो साथियों, भाषाई प्रांत आयोग का गठन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1947 में। अब ये आयोग गठित कर दिया गया है तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार को स्वीकार न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। तो साथियों, धर कमेटी जो थी, धर आयोग जो था, उसने ये रिपोर्ट दी अपनी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो पब्लिक के अंदर असंतोष और बढ़ गया, पब्लिक और संतुष्ट नहीं हुई, पब्लिक असंतुष्ट हो गई और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने दिसंबर 1948 में एक और भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। सरकार को ये लगा कि जो एस के धर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, एस के धर आयोग की रिपोर्ट आई है, शायद उसमें कुछ कमी रह गई हो। अतः सरकार ने अपनी ही सरकार के तीन लोगों को की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया जिसे कहा गया जेबीपी समिति। जेबीपी समिति कहा गया। तो जेबीपी समिति ने एस के धर आयोग की अध्यक्षता कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच की और जांच करने के बाद इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और इस समिति ने भी कह दिया कि भाषाई आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, जेबीपी समिति जो थी उसमें तीन लोग थे। जेबीपी, जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों ने भी श्री एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको ही स्वीकार किया। जब भाषाई आधार की जो मांग उठ रही थी वो जब नहीं मानी गई है, तभी 1952 में मद्रास प्रांत में नए राज्यों की मांग पर धरने में बैठे कांग्रेसी नेता पोटी श्री रामुलु ने आंदोलन शुरू कर दिया। और साथियों, पोटी श्री रामुलु जो थे वो अनशन पर बैठ गए और 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने कारण जो सख्ते में आ गई और सरकार को आनन फानन में भाषाई आधार पर नया राज्य बनाने को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने बेबस होकर नए राज्य बनाने की तैयारी कर दी और अतः सरकार ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य साथियों जो भाषा के आधार पर गठित किया गया है। तो ये कहानी साथियों हो गई भाषा के आधार पर राज्य गठित होने वाली। इसके बाद फिर आता है एक और आयोग जिसका नाम है फजल अली आयोग और इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। जब एक राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन जाता है, इसके बाद अन्य भाषा के लोग भी अपनी भाषा के राज्यों की मांग करने लगते हैं। तो भाषाई आधार पर और मांग बढ़ गई और तो इन बढ़ती मांगों के कारण सरकार ने जज फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया। इस आयोग में फजल अली अध्यक्ष थे। इनके अलावा 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये 2 लोग सदस्य थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अर्थात फजल अली आयोग जो था वो 3 सदस्यीय था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भाषाई आधार को जो है स्वीकार तो किया, लेकिन साथ में उसने कह दिया
कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग ने कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बना लो कोई बात नहीं, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया। और साथ में इस फजल अली आयोग ने सिफारिश की कि भारत में जो 4 आयामी का खा गा घा श्रेणी के जो राज्य हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है इसको समाप्त किया जाए। साथियों, भारत में उन दिनों राज्यों को 4 श्रेणियों में मतलब कैटेगराइज कर दिया गया था, क ख ग और घ श्रेणी। तो फजल अली आयोग ने ये कहा, सिफारिश की कि ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है इसे ख़त्म कर दीजिए, पहले ये वर्गीकरण समाप्त करिए। और साथ में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश कर डाली। जब फजल अली आयोग की सिफारिश आ जाती है तो उस रिपोर्ट केस को में जो है बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया गया। सरकार ने फजल अली की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है आंशिक परिवर्तनों के साथ, और उसी सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन के माध्यम से पहले की 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो साथियों, भारत में 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब साथियों, बात यह है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 56 में बनाए गए थे 14। अब ये 14 से 28 कैसे कैसे हुए हैं, इसी को कहते हैं भारत में राज्यों का घटनाक्रम। इसके साथ ही साथियों आगे चलते हैं 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसको समझते हैं। तो साथियों 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को विभाजित कर गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात 15वां राज्य बनाया तथा मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कर दिया। तो साथियों बम्बई राज्य को विभाजित कर दिया गया और बम्बई राज्य को विभाजित करके 2 बार राज्य बनाए गए, एक बनाया गया महाराष्ट्र और एक बनाया गया गुजरात। गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से 14 राज्य पहले ही बने हुए थे, एक नया राज्य बन गया गुजरात, और ये गुजरात को काउंट करते हैं 15वें राज्य के रूप में। 1961 में दादरा एवं नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। साथियों, दादरा एवं नगर हवेली जो थी यहाँ पर 1954 तक पुर्तगालियों का शासन था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात भारत में इसे मिला लिया गया। इस प्रकार से एक और संघ राज्य क्षेत्र बन गया दादरा एवं नगर हवेली। 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे से लेकर इन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया और इन तीनों को गोवा, दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। साथियों, अभी गोवा यहाँ संघ राज्य क्षेत्र है, अभी आगे चल के ये 25वां राज्य बनेगा। 1962 में पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्तियाँ कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनगर सहित को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में भारत सरकार को सौंप दिया और भारत सरकार ने 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश ने बना दिया। पांडिचेरी, जैसे आज पुदुचेरी कहते हैं, ये जो है 1962 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आई थी। पूर्व में ये फ्रांसीसी बस्तियां थीं। आगे है 1963 में नागा पहाड़ियों एवं असम के तुएनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से हरियाणा 17वां राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साथियों, 1971 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 18वां राज्य बनाया गया। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। ये तीनों राज्य जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। ये मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना और मेघालय भारतीय संघ का 21वां राज्य बना। इसके बाद सिक्किम की बात आती है। 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को
पहले सहयुक्त या सहबद्ध राज्य बनाया गया। इसके पश्चात 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और इसी के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें मिजोरम 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। इसी के साथ साथियों वर्ष 2000 में एक बार फिर 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया और ये भारत का 26वां राज्य बना। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसी प्रकार 15 नवंबर को बिहार से विभाजित होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना। इसके पश्चात राज्य बनने की फहरिस्त में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 2 जून 2014 को भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। तो साथियों तेलंगाना अभी भी भारतीय संघ का नवीनतम राज्य है, सबसे नया राज्य है। तेलंगाना के बाद अभी तक कोई नया राज्य अस्तित्व में नहीं आया है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। साथियों अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों यहाँ 2 जून 2014 तक 29 राज्य हो गए हैं, लेकिन हमको ये पढ़ना है कि भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तेलंगाना 29वां राज्य है जो सबसे नया राज्य है, इसके बाद कोई नया राज्य नहीं आया है, तो ये 29 से 28 कैसे होते हैं इस बात पे आते हैं। साथियों जब भारत में एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को उसका पुनर्गठन कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विभाजित करके वो उसकी जगह पर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्यों की श्रेणी से बाहर हट गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य कम होता है तो वहाँ 29 की जगह 28 राज्य हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से भारत में 29 राज्यों के स्थान पर 28 राज्य हो गए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, किंतु दादरा एवं नगर हवेली का विलय दमन दीव में कर देने से इनकी संख्या अभी घटकर 8 हो गई। इस प्रकार साथियों अंततः भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं।